कभी सोचा है कि धातु का एक छोटा सा खामोश टुकड़ा अगर बोल सकता तो क्या कहता? वो हमें क्या कहानियां सुनाता? ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये तो खुद इतिहास की आवाज है। आज हम इन्हीं खामोश गवाहों से बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे धातु के ये मामूली से दिखने वाले टुकड़े हमें उन साम्राज्यों की दास्तां सुनाते हैं जो अब खो चुके हैं, उन महान राजाओं और पूरी की पूरी सभ्यताओं की कहानी जो इन सिक्कों में आज भी जिंदा है। तो चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, उस भारत में जहां राजा अपनी पहचान सिक्कों पर नहीं छापते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दौर में सिक्का किसी की पहचान नहीं बल्कि सिर्फ एक जरूरत हुआ करता था। देखिए, भारत में सिक्कों की कहानी शुरू होती है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंचमार्क सिक्कों से। सदियों तक ये सिक्के मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने रहे। फिर मानो हजारों साल के लिए इतिहास में कहीं गुम हो गए, जब तक कि 1800 में कर्नल कॉल्डवेल ने उन्हें फिर से खोज नहीं निकाला। और फिर 1835 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने इन पर बने निशानों का मतलब दुनिया को समझाया। इन सिक्कों की सबसे खास बात, इन पर किसी राजा का चेहरा या नाम नहीं था। ये पूरी तरह गुमनाम थे। इन पर तो बस प्रकृति और व्यापार से जुड़े निशान होते थे, जैसे मछली, पेड़, पहाड़ और सबसे जरूरी सूरज का निशान। और ये सिक्के ज्यादातर चांदी के ही बने होते थे। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिक्के किसी राजा की शान दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी शाही अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पुर्जे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जिक्र है कि कैसे एक लक्षणाध्यक्ष यानी टकसाल का सुपरिंटेंडेंट इनकी शुद्धता की कड़ी जांच करता था, ताकि कोई भी नकली सिक्का साम्राज्य को कमजोर ना कर पाए। सोचिए, ये सिक्के तक्षशिला से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरोते थे। और फिर इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। सिकंदर के बाद उसके वंशज भारत की सरहदों पर आ पहुंचे, और जानते हैं वो अपने साथ क्या लाए? एक बिल्कुल नई सोच, एक नया अंदाज। और ये तस्वीर उस क्रांति को एकदम साफ दिखाती है। भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी सिक्के पर एक शासक का असली जीता जागता चेहरा उकेरा गया, एक नाम लिखा गया। ये सत्ता पर एक व्यक्तिगत मोहर थी, अब गुमनाम प्रतीक की जगह एक चेहरे ने ले ली थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इंडो यूनानियों ने सिक्के को सिर्फ व्यापार के एक औजार से बदलकर अपने प्रचार का एक शक्तिशाली माध्यम बना दिया। उन्होंने सोने और यहाँ तक कि निकल के सिक्के भी चलाए, जो उस वक्त भारत के लिए एक बिल्कुल नई बात थी। और उनकी सबसे बड़ी खूबी, उनके सिक्के। कमाल की बात यह है कि एक ही सिक्के पर एक तरफ यूनानी भाषा होती थी और दूसरी तरफ खरोष्ठी या ब्राह्मी जैसी अपनी स्थानीय लिपि। ये सिक्के एक तरह से रोजेटा स्टोन बन गए, जिनकी मदद से जेम्स प्रिंसेप ने सदियों बाद इन पुरानी लिपियों को पढ़कर इतिहास के कई राज खोले। तो इंडो यूनानियों ने सोने का दरवाजा तो खोल दिया था, लेकिन भारत में सिक्कों का असली स्वर्णयुग वो तो अभी आना बाकी था। ये दौर था कुषाणों और महान गुप्त शासकों का, जब धन, कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंचे। चलिए देखते हैं कि सोने का ये सफर कैसे आगे बढ़ा। देखिए, विचार तो यूनानियों का था, लेकिन भारत में नियमित तौर पर शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है कुषाण सम्राट विम कड़फिसिस को। और फिर आए गुप्त शासक, जिन्होंने भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं जारी की। गुप्त सम्राटों का वो लंबा और स्थिर शासनकाल, वो कला और व्यापार के लिए एक सुनहरा दौर था। और इसकी सबसे खूबसूरत झलक हमें कहीं और नहीं बल्कि उनके सिक्कों में ही मिलती है। ये महज सिक्के नहीं थे, ये तो कला के छोटे छोटे शाहकार थे। मिसाल के तौर पर ये सिक्का देखिए, जो सम्राट समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक कलाकार, एक संगीतकार के रूप में वीणा बजाते हुए दिखाता है। लेकिन हाँ, सिक्कों पर सम्राटों को एक अजेय विजेता के रूप में घोड़े पर सवार भी दिखाया जाता था। ये सिक्के एक ऐलान की तरह थे, जो पूरे साम्राज्य में उनकी सैन्य शक्ति का डंका पीटते थे। और इस तरह की छवियां ये सिर्फ कला नहीं थीं, ये एक बहुत बड़ा बयान थीं। ये सम्राट को एक दैवीय रक्षक के रूप में दिखाती थीं, एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को हर खतरे से बचा सकता है, चाहे वो दुश्मन इंसान हो या कोई खूंखार जानवर। तो चलिए अब इस बात को और गहराई से समझते हैं कि कैसे इन शासकों ने धर्म का इस्तेमाल अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए किया
और इसका सबसे बड़ा सबूत भी हमें उनके सिक्कों पर ही मिलता है। ये टेबल एक पैटर्न को बिल्कुल साफ दिखाती है। शासक अपने सिक्कों पर बड़े बड़े शक्तिशाली देवताओं की तस्वीरें बनवाते थे। कुषाणों के सिक्कों पर भगवान शिव, तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के सिक्कों पर युद्ध के देवता कार्तिकेय। बाद में गांगेय देव जैसे राजाओं ने देवी लक्ष्मी को अपने मुद्रा पर जगह दी। संदेश बिल्कुल साफ था, हमारा शासन देवताओं की मर्जी से है। ये नंबर देखिए, 1:16। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गुप्त काल में सोने और चांदी का अनुपात था। ये उस दौर की बेहिसाब दौलत और मजबूत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सबूत है। तो गुमनाम चांदी के टुकड़ों से शुरू हुआ हमारा सफर सोने की शानदार कलाकृतियों तक आ पहुंचा है। हमने देखा कि कैसे वक्त के साथ सिक्कों ने अपना रूप बदला और साथ ही भारत के इतिहास को भी बदल दिया। ये एक लाइन हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। हर एक सिक्के पर पड़ी खरोच, हर एक निशान, हर एक चेहरा एक पूरी कहानी कहता है। हमें बस उसे सुनने की कला सीखनी है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि धातु की इन छोटी छोटी चक्तियों के जरिए हम प्राचीन भारत की पूरी गाथा को फिर से समझ सकते हैं। ये हमें साम्राज्यों के बनने और बिखरने से लेकर कला, धर्म और व्यापार तक हर चीज की कहानी सुनाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये प्राचीन सिक्के अपने युग की इतनी कहानियां सुना सकते हैं, तो जरा सोचिए, आज का एक साधारण सा सिक्का 100 साल बाद आने वाली पीढ़ियों को हमारे दौर के बारे में क्या बताएगा।